आशफोर्ड मेडो के टर्नी को अब 1 साल बीत चुका है। वेस्टेरोस में सूखा पड़ा है, गर्मी अपने चरम पर है और आसमान जैसे आग उगल रहा है। हाँ, और इसी झुलसते हुए माहौल में हमारी आज की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। तो अब सर डंकन द टॉल, जिन्हें हम डंक के नाम से बेहतर जानते हैं, और उनके स्क्वायर एग, ये दोनों अब एक छोटे से लगभग कंगाल हो चुके लॉर्ड सर यूस्टस ऑसग्रे की चाकरी में हैं। उनकी तलवारें अब एक स्वामी के लिए बंधी हुई हैं, मतलब एक तरह से बिकी हुई हैं। तो आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे कि एक स्वॉन सोर्ड होने का असली मतलब क्या होता है। खास तौर पर तब जब वफादारी और सच्चाई के बीच की रेखा इतनी धुंधली पड़ जाए कि सही और गलत का फैसला करना ही मुश्किल हो जाए। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले मंजर से होती है। हाँ, डंक और एग एक चौराहे से गुजर रहे हैं और वहां लोहे के एक पिंजरे में 2 लाशें सड़ रही हैं। ये साफ दिखाता है कि वक्त कितना कठोर है। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उस वक्त की सामाजिक सच्चाई है। सूखा इतना भयानक है कि छोटे मोटे अपराधों के लिए भी लॉर्ड अब कोई रहम नहीं दिखा रहे। तो इसी तनाव के बीच डंक और एग अपने लॉर्ड सर यूस्टिस के लिए शराब लेकर उनके किले स्टैंडफास्ट लौट रहे हैं। और रास्ते में उनकी मुलाकात होती है सर बैनस ऑफ द ब्राउन शील्ड से। ये भी सर यूस्टिस का ही एक दूसरा स्वॉर्न स्वॉर्ड है। और ये सर बैनस कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं लगता। वो हर बात में नुक्स निकालता है, बहुत ही सिनिकल है। वो डंक का भी मजाक उड़ाता है और अपने मालिक सर यूस्टिस का भी। हाँ बिल्कुल। लेकिन असली मुसीबत तब खड़ी होती है जब वो चेकी वाटर नाम की नदी पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो तो मतलब पूरी तरह सूख चुकी है। डंक, जो अब तक काफी दुनिया देख चुका है, वो फौरन समझ जाता है कि ये सिर्फ सूखे की वजह से नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। सही बात है। वो एग को शराब के साथ वापस भेजता है और बेनिस के साथ नदी के बहाव की उल्टी दिशा में ये पता लगाने निकल पड़ता है कि आखिर पानी गया कहाँ। और उन्हें वजह जल्द ही मिल जाती है। हाँ, नदी पर एक नया बांध बना हुआ है जो सारा का सारा पानी पास की एक अमीर और ताकतवर लेडी रूहाने वेबर की खेतों की तरफ मोड़ रहा है, जिन्हें द रेड विडो के नाम से भी जाना जाता है। डंक को गुस्सा तो आता है, पर वो हालात को बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन बेनिस के इरादे कुछ और है। वो उस बांध पर काम कर रहे एक बूढ़े किसान से बहस करने लगता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी तलवार से उसके गाल पर एक गहरा जख्म कर देता है। और बस यहीं पर पानी का एक छोटा सा झगड़ा अब खून का मामला बन जाता है। बिल्कुल। ये अब सिर्फ 2 लॉर्ड्स के बीच का विवाद नहीं रहा, अब इसमें इज्जत और बदला सब शामिल हो गया है। जब वो स्टैंड फास्ट लौटते हैं तो वेनिस बड़े ही रूखे अंदाज में पूरी घटना सर यूस्टिस को बताता है। और सर यूस्टिस वो एक बूढ़े नाइट हैं जो अपने खानदान हाउस ऑसग्रे की पुरानी शान और शौकत की कहानियों में ही जीते हैं। हाँ, वो डंक को अपने पुरखे द लिटिल लायन की कहानी सुनाते हैं कि कैसे उसने लैनिस्टर्स से द रीच को बचाया था। ये कहानी उनके लिए सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये उनकी पहचान है। बिल्कुल। और यहीं पर यह समझना जरूरी है कि सर यूस्टिस का किरदार सिर्फ एक बूढ़े जिद्दी इंसान का नहीं है, वो वेस्टेरोस के बदलते हुए पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक तरह से प्रतीक है। अच्छा, वो कैसे? ब्लैकफायर रिबेलियन के बाद कई पुराने खानदानों ने अपनी जमीनें और ताकत खो दी थी। सर यूस्टिस उसी गुजरे हुए जमाने की निशानी है जहां नाम और खानदान की इज्जत ही सब कुछ होती थी। तो इसका मतलब जब वो बेनिस के हमले के बारे में सुनते हैं तो उनके लिए ये सिर्फ एक किसान के जख्मी होने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये हाउस ऑसग्रे की बची कुची इज्जत पर हमला है। द रेड विडो जो एक वेबर है, उनके खानदानी दुश्मन रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि ये उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश है। हाँ, और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लड़ने का फैसला करते हैं, भले ही उनके पास ना तो सैनिक हैं और ना ही संसाधन। और उनकी सेना तो देखने लायक होती है। डंक और एग को आसपास के गांवों से लोगों को बुलाने भेजा जाता है और जमा होते हैं सिर्फ 8 किसान, जिनके पास हथियारों के नाम पर कुदाल और दरांती है। मतलब एक मजाक जैसा ही लगता है ये सब। हाँ, और इसी दौरान डंक और एग के बीच का रिश्ता भी परखा जाता है। बेनिस एग के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, उसे एक मामूली स्क्वायर समझकर, लेकिन डंक एग को समझाता है कि उसे इन आम लोगों का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि एक दिन शायद वही उन पर हुकूमत करेगा। वो उसे सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा राजा बनना भी सिखा रहा है। खैर, सर यूस्टिस को भी जल्द ही समझ आ जाता है कि वो इन 8 किसानों के साथ लड़ाई नहीं जीत सकते,
तो वो डंक को एक ब्लड प्राइस यानी खून का मुआवजा देने के लिए लेडी वेबर के किले कोल्ड मोट भेजते हैं। और कोल्ड मोट में डंक के पहुंचते ही उसके साथ एक छोटा सा मजाक होता है। किले का कैस्टलिन सर लुकस इंचफील्ड, जो डंक जितना ही लंबा चौड़ा है, वो जानबूझकर एक दूसरी औरत को लेडी वेबर बताकर उससे मिलवाता है। हाँ, डंक तो एक खूंखार उम्रदराज लाल विधवा से मिलने की उम्मीद कर रहा होता है। और उसके सामने कौन आता है? एक 25 साल की छोटे कद की लेकिन बेहद तेज और खूबसूरत लड़की, असली लेडी रोहान वेबर। डंक तो हक्का बक्का रह जाता है। वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी उसकी रेपुटेशन है। बिल्कुल भी नहीं। और लेडी रोहान का किरदार बहुत दिलचस्प है ना? वाह, बहुत। वो 4 बार विधवा हो चुकी है और हर कोई उस पर शक करता है। एक महिला शासक के तौर पर उसे अपनी ताकत और अपनी जमीन बचाने के लिए हर वक्त सख्त दिखना पड़ता है। वो डंक की लंबाई और उसके सीधेपन से थोड़ी प्रभावित तो होती है, लेकिन अपने हितों को लेकर वो बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। वो मुआवजे का प्रस्ताव ठुकरा देती है और बेनिस को सजा के लिए सौंपने की मांग करती है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जब बात नहीं बनती तो लेडी रोहान एक शाही फरमान दिखाती है जिस पर टर्गेरियन राजा की मोहर लगी है। हाँ, और उस फरमान के मुताबिक चेकी वाटर पर कानूनी हक वेबर्स का है। सर यूस्टास की जमीन का पानी इस्तेमाल करने का हक उन्हें राजा ने दिया था। और ये हक उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि ब्लैकफायर रिबेलियन के दौरान वेबर्स ने राजा का साथ दिया था, जबकि सर यूस्टास ऑस्ग्रे ने विद्रोही डेमन ब्लैकफायर का साथ दिया था। वो एक बागी था, एक देशद्रोही। ये डंक के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। मतलब जिस लॉर्ड की वफादारी की उसने कसम खाई, जिसकी इज्जत के लिए वो लड़ने आया था, उसने उससे इतना बड़ा झूठ बोला। हाँ, ये डंक के पैरों तले जमीन खिसकने जैसा है। ब्लैकफायर रिबेलियन कोई मामूली विद्रोह नहीं था। वो टर्गेरियन खानदान का गृह युद्ध था जिसने पूरे महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक बाड़ी का साथ देना मतलब देशद्रोह था। बिल्कुल। डंक को एहसास होता है कि वो जिस सम्मान और सच्चाई के लिए लड़ रहा था, उसकी नींव ही एक झूठ पर टिकी है। उसके मालिक के बेटे राजा के लिए नहीं, बल्कि एक बागी के लिए लड़ते हुए मरे थे। और बात तब और बिगड़ जाती है जब डंक अनजाने में सर यूस्टस के मरे हुए बेटे एडम का जिक्र कर देता है, जिससे रोहान कभी प्यार करती थी। ये सुनते ही रोहान गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे आग और तलवार की धमकी देकर महल से निकाल देती है। तो डंक अब इस कड़वे सच के साथ स्टैंड फास्ट लौटता है। जाहिर है पहला काम वो सर यूस्टस से सवाल जवाब का ही करता है। हाँ, और बूढ़ा नाइट सब कुछ मान लेता है। वो स्वीकार करता है कि उसने डेमन ब्लैकफायर का साथ दिया था और वो आज भी उसे ही असली राजा मानता है। डंक को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन उसी रात लेडी रोहान की धमकी सच हो जाती है। वॉट्सवर्ड, जो ऑस्ग्री की जमीन का जंगल है, वो आग की लपटों में घिर जाता है। और यही डंक के किरदार का असली इम्तिहान है। हाँ, उसके पास जाने की हर वजह मौजूद है। सर यूस्टेस ने उससे झूठ बोला, वो एक हारे हुए बागी का समर्थक है। कानूनन और नैतिक रूप से डंक आजाद है, वो आसानी से उसे छोड़ के जा सकता है। और शायद उसे जाना भी चाहिए। तो फिर वो रुकता क्यों है? क्या चीज उसे रोक लेती है? उसका ज़मीर। जब वो उस बूढ़े टूटे हुए सर यूस्टेस को देखता है, जो बिल्कुल अकेला और असहाय है, तो डंक की शूरवीरता उसे जाने नहीं देती। उसकी वफादारी किसी राजा या किसी सियासत से नहीं जुड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वफादारी का एक बहुत ही सरल नियम है, मैं उस आदमी को नहीं छोड़ सकता जिसका मैंने नमक खाया है। वो राजनीतिक सही गलत से ऊपर उठकर एक इंसान के तौर पर अपनी शपथ निभाने का फैसला करता है। और यही फैसला उसे एक आम भाड़े के सैनिक से एक सच्चा नाइट बनाता है। अगली सुबह वो उन 8 किसानों को अपनी जान बचाने के लिए घर भेज देता है। जब बेनिस उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो डंक उस पर तलवार तान देता है। वो सर यूस्टेस से कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दोनों, एक बूढ़ा हारा हुआ नाइट और उसका एक अकेला वफादार स्वॉर्न सोड, लेडी रोहानी की पूरी सेना का सामना करने के लिए उस सूखी नदी की ओर चल पड़ते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर दृश्य है। एक तरफ लेडी रोहानी के 33 सैनिक हैं और दूसरी तरफ सर यूस्टेस के पास सिर्फ डंक। पूरी तरह से एक तरफा मामला। नदी के किनारे डंक अकेले में लेडी रोहानी से बात करने के लिए पानी में उतरता है। वो जानता है कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं। वो पहले एग की असली पहचान का सबूत उसकी सिग्नेट रिंग दिखाकर लेडी रोहानी को चेतावनी देता है कि वो शाही परिवार से पंगा ना ले। और फिर मामले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वो एक छुरी निकालता है और अपने ही गाल पर वैसा ही घाव कर लेता है जैसा बेनिस ने उसके सान को किया था। ये डंक की समझदारी का सबसे बड़ा सबूत। हाँ। वो कहता है कि बेनिस ने नहीं, उसने किसान को जख्मी किया था।
एक गाल के बदले एक गाल। वो लेडी रोहाने को एक सम्मानजनक रास्ता दे रहा है हाँ, ताकि वो एक शासक के तौर पर कमजोर दिखे बिना पीछे हट सके। सही बात है। वो ताकत और समझदारी दोनों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जंगल में लगी आग के इल्जाम पर बात अटक जाती है। डंक कहता है कि ये काम लेडी रोहाने ने करवाया है। वो इनकार करती है। आखिरकार फैसला होता है एक ट्रायल बाय कॉम्बैट से। और ये ट्रायल बाय कॉम्बैट सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विश्वास भी है। वेस्टेरोस की दुनिया में ये माना जाता है कि देवता न्याय करते हैं। अच्छा, तो जब दो लोग युद्ध से फैसला करते हैं तो वो असल में देवताओं को मौका दे रहे हैं कि वो दिखाएं कि कौन सच्चा है। जो जीतेगा माना जाएगा कि उसे देवताओं का समर्थन हासिल है। ये कानून से ज्यादा आस्था का मामला है। लेडी रोहाने की तरफ से लड़ता है सर लूकस लावेंच और सर यूस्टेस की तरफ से डंक। और लड़ाई उसी नदी के पानी में होती है। ये एक बहुत ही क्रूर और थका देने वाली लड़ाई है। सर लूकस का पोल एक्स डंक की ढाल तोड़ देता है। उसका घोड़ा जख्मी होकर गिर जाता है। दोनों पानी में गिर जाते हैं। डंक लगभग डूबने ही वाला होता है, उसका दम घुट रहा होता है, लेकिन आखिरी पल में वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर सर लूकस को पानी के नीचे खींच लेता है और अपने खंजर से उसे मार देता है। वो जीत तो जाता है, लेकिन मरते मरते। बिल्कुल। जब डंक को होश आता है तो वो कोल्ड मोड में है। माइस्टर सेलिक उसकी गंभीर चोटों का इलाज कर रहा है और उसे पता चलता है कि लड़ाई के बाद सब कुछ बदल गया है। हाँ, सर यूस्टास और लेडी रोहान ने सुलह कर ली है। और ये एक बहुत ही टिपिकल वेस्टेरोसी अंत है। हाँ, एक पुराने झगड़े को शादी के जरिए खत्म कर दिया गया। दोनों ने अपने पुराने प्यार एडम ऑस्ग्रे की याद में एक दूसरे को माफ कर दिया है और शादी कर ली है। तो सर यूस्टास अब कोल्डमोट का लॉर्ड है और लेडी रोहान को भी अपनी जमीन और इज्जत बचाने के लिए एक पति मिल गया है। जमीन और सम्मान की लड़ाई व्यक्तिगत संबंधों से सुलझ गई। और सबसे बड़ी बात, बरसों के सूखे के बाद बारिश शुरू हो गई है। जैसे प्रकृति भी अपना जख्म भर रही हो। ठीक होने के बाद डंक वहां से जाने का फैसला करता है। लेडी रोहान उसे रुकने के लिए कहती है, उसे कैप्टन ऑफ द गार्ड्स का पद और एक शानदार घोड़ा देने की पेशकश करती है। लेकिन डंक ये सब ठुकरा देता है। शायद उसे लगता है कि उसकी जगह अब यहाँ नहीं है। वो लेडी रोहान को किस करता है और याद के तौर पर घोड़े के बजाय उसकी लंबी लाल चोटी का एक हिस्सा काट लेता है। और फिर डंक और एग अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। वापस उसी चौराहे पर पहुंचकर जहां कहानी शुरू हुई थी, डंक एग से दक्षिण का रास्ता पूछता है, समर हॉल की तरफ। लेकिन एग उत्तर की ओर इशारा करता है, जहां द वॉल है। हाँ, और डंक पूछता है, तुम द वॉल क्यों देखना चाहते हो? और एग जवाब देता है, सुना है वो बहुत ऊंची है। डंक ने इस कहानी में बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि वफादारी कोई सीधी सादी चीज नहीं है, ये काली या सफेद नहीं होती। उसने एक ऐसे आदमी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी जिसने उससे झूठ बोला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी रोटी खाई थी और उसकी छत के नीचे सोया था। तो इस पूरी कहानी से डंक के किरदार के बारे में सबसे बड़ी बात क्या पता चलती है? उसने क्या हासिल किया? शायद उसने ये सीखा कि एक सच्चा नाइट होने का मतलब किसी राजा या किसी बड़े मकसद के प्रति वफादार होना नहीं है। इसका मतलब है इस जटिल और अक्सर बेईमान दुनिया में अपने सम्मान के एक सरल व्यक्तिगत नियम पर टिके रहना। और अब यही नियम उसे उत्तर की ओर ले जा रहा है, एक नई और शायद और भी बड़ी चुनौती की तरफ। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि क्या इतना सरल सम्मान का नियम द वॉल जैसी जगहों की कठोर सच्चाइयों के सामने टिक पाएगा?